Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. So let's have a look at the question of the day. The question is of the topic mechanics, and the question says a table of height 1 meter has a hole in the middle of its surface. A thin golden chain necklace of length 1 meter is placed loosely coiled close to the hole, as shown in the figure. One end of the chain is pulled a little away through the hole and then released. Friction is negligible, and as a result, the chain runs smoothly through the hole with increasing speed. After what times will the two ends of the chain reach the floor? ऑलराइट, तो चलिए सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में जो सवाल है ना, उसमें इस तरीके से चेन जो है पहले पूरी की पूरी इस टेबल के ऊपर थी। अब हल्के से एक छोटे से पार्ट को क्या किया गया, इस होल के पास ले जाके हल्का सा नीचे की तरफ इसको खींच दिया गया। और उसके कारण क्या हुआ, अब तो एक जरा सा पार्ट भी अगर मान लीजिए कि नीचे की तरफ हैंग कर रहा है तो उसको ग्रेविटी खींचेगी और धीरे धीरे क्या होने लगा, धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि ये चेन जो है अब नीचे की तरफ गिरना चालू हो गई है ना। तो हमारे को एक डेटा दिया हुआ है जिसके हिसाब से हम लोग समझ सकते हैं कि जो चेन की लेंथ है और जो टेबल की हाइट है, एक्चुअली टेबल की जो हाइट है ना वो दे रखी है एग्जैक्टली 1 मीटर, और जो लेंथ ऑफ द चेन है वो भी अपने को दे रखा है 1 मीटर। तो हम लोग इमेजिन कर पा रहे हैं कि सवाल एक्चुअली दो पार्ट में डिवाइड होगा। पहला पार्ट क्या होगा कि जब ये चेन जो है इस तरीके से धीरे धीरे करके पहली बार इसने ग्राउंड को टच करा, है ना। इस मोमेंट पर ग्राउंड को जैसे ही ये टच करेगी तो चेन जो है पूरी की पूरी हो जाएगी वर्टिकल। और उसके बाद नया पार्ट ऑफ द सवाल सॉल्व आई मीन स्टार्ट होगा, जिसमें हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि अब नीचे जो है चेन का जो है इस तरीके से बंडल बनने वाला है, और धीरे धीरे करके चेन जो है वो नीचे की तरफ बाकी चेन भी जो है वो जमा होने वाली है। So basically we are going to divide the question in two parts. In the first part we'll observe कि ये जो हैंग करता हुआ पार्ट है ऊपर से वो नीचे गिर रहा है, और सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, we'll see कि अब ऊपर टेबल टॉप का कोई रोल नहीं रह गया, अब चेन जो है नीचे जमा हो चुकी है कुछ, और बाकी रेस्ट ऑफ द चेन जो है वो भी नीचे की तरफ गिर रहा है। तो चलिए इन दोनों पार्ट को एक एक करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वील डील विद द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा कि हमने एक बहुत छोटे से एलिमेंट को क्या किया, होल के पास जैसे ही रखा तो ग्रेविटी ने उसे खींचना चालू किया, और जिसके कारण पूरी की पूरी चेन अब नीचे गिरने वाली है। और इस मोमेंट पर लेते हैं जिस मोमेंट पर क्या हो रहा है, ये जो पहला डायग्राम है, डायग्राम नंबर 1, इसमें क्या हो रहा है कि कुछ पार्ट जो चेन का है वो भी हैंग कर रहा है, और बाकी पार्ट जो है वो धीरे धीरे करके इसके साथ नीचे शामिल होने वाला है। ऑलराइट, तो चलिए सबसे पहले वी आर गोइंग टू डील विद द फर्स्ट पार्ट। मुझे एक चीज काफी क्लियर है कि जो पार्ट अभी हैंग कर रहा है ना, उस पर कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, उस पर सिर्फ और सिर्फ एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ mg, है ना। हम लोग ये देख पा रहे हैं कि ऊपर जो चेन रखा हुआ है बहुत ही फ्रीली रखा हुआ है, और ये हैंग करने वाले पार्ट पर कोई भी टेंशन एक्सर्ट नहीं कर रहा है। ऑलराइट, सो द ओनली फोर्स एक्टिंग on the hanging part is mg, where small m is the mass of the vertically moving part of the chain, है ना, जिसकी लेंथ मान लीजिए कि मैं मान लेता हूं कि फिलहाल x है ना। तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि ये जो x है वो किसकी लेंथ है, ये x है, सॉरी ये जो x है ये किसकी लेंथ है, हाँ ये इस मूविंग पार्ट जो वर्टिकल हो रखा है उसकी लेंथ है, और इस x लेंथ का मास कितना है m। तो हम लोग बड़े आराम से यूनिटरी मेथड लगा करके स्मॉल m की वैल्यू भी निकाल लेंगे, है ना। कैसे निकालेंगे वो हमें पता है कि लेट अस से कि पूरी की पूरी जो चेन है ना, उसकी लेंथ शुरुआत में 1 मीटर जो थी उसको मैं फिलहाल l बोल देता हूँ, है ना, शुरुआत में वेरिएबल लेकर के चलते हैं। तो कैपिटल L जो है शुरुआत में क्या था, लेंथ ऑफ द एंटायर चेन था। L लेंथ का मास कितना हो गया, लेट अस से कैपिटल M। ऑलराइट, तो अगर L लेंथ का मास कैपिटल M हो गया तो X लेंथ का मास कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा कैपिटल M अपॉन L इंटू एक्स। और इसी क्वांटिटी को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, इसी क्वांटिटी को हम लोगों ने नाम दे दिया स्मॉल m। ऑलराइट, अब हमारे को साफ दिखाई दे रहा है कि इस सिस्टम पर, है ना, ये जो चेन है इस पर नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ इस हैंगिंग पार्ट ऑफ द चेन पर सिर्फ और सिर्फ फोर्स लग रहा है mg, और वही इस पर एक्ट होने वाला नेट फोर्स भी है। तो mg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
mg इज इक्वल टू हो जाएगा d ऑफ mv बाय dt। बहुत ही सिंपली मैंने लिख दिया। ये क्या है? dp बाय dt, वेर p इज द मोमेंटम ऑफ द हैंगिंग पार्ट। तो हम लोग जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है, तो वही मैंने यहाँ पर लगाया। अब इसको अगर एक्सपैंड करें तो ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा m dv बाई dt प्लस v dm बाई dt। क्लियर है ये बात? तो अब एक काम करते हैं, यहां पर हमारे को दिखाई दे रहा है कि dv बाई dt क्या बन गया? हमारे को ये दिख रहा है कि dv बाई dt एक तरीके से एक्सेलरेशन बन गया, राइट? तो हम लोग ऐसा करते हैं, इसे थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं और ये इक्वेशन आ जाएगी m dv बाई dt इज इक्वल टू mg माइनस v dm बाई dt। ऑलराइट, तो हमने यहाँ पर m dv बाई dt को क्या लिख दिया? mg माइनस v dm बाई dt। अब यहाँ पर अगर पूरी की पूरी इक्वेशन को, है ना, अगर आप देखिए तो यहाँ पर dv बाई dt क्या बन गया? dv बाई dt बन गया a, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गया? ma इज इक्वल टू क्या बन गया? mg माइनस v टाइम्स, अच्छा dm बाई dt क्या बन जाएगा? चलिए ऊपर देख लेते हैं ना, अभी dm बाई dt लिखना बाकी है। तो dm बाई dt के लिए चलिए ऊपर आते हैं। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि स्मॉल m इज इक्वल टू m x बाय कैपिटल L। तो dm बाई dt कितना हो जाएगा? dm बाई dt हो जाएगा m बाय l, ये तो कांस्टेंट है, और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? dx बाय dt। अच्छा dx बाय dt क्या है? dx बाय dt का मतलब हो गया किस रेट से ये जो x लेंथ है वो बढ़ रहा है, राइट? तो ये तो उसी रेट से बढ़ रहा है जिस रेट से इस ये चेन जो है नीचे आ रहा है, दैट इज द स्पीड ऑफ द हैंगिंग पार्ट। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि जो dm बाई dt है वो क्या बन गया? m बाय l इंटू v। ये हमारा हो गया dm बाय dt। ऑलराइट, इसका इस्तेमाल भी अभी हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ नीचे माइनस वी डी एम बाई डी टी लिखना था ना, तो यहाँ पर v तो लिख ही दिया हम लोगों ने, dm बाई dt को लिख देते हैं m बाय l इंटू v। ऑलराइट, तो इस इक्वेशन को अगर देखें तो ये क्या बन जा रहा है? ma इज इक्वल टू mg माइनस कैपिटल M बाय L इंटू वी स्क्वायर, है ना? अब आप एक चीज और नोटिस करिए कि हम लोगों ने जब यूनिटरी मेथड लगाया था तो हम लोगों ने क्या बोल दिया था? आप देख सकते हैं ऊपर, हम लोगों ने बोल दिया था कि कैपिटल M इंटू एक्स बाय एल, है ना? कैपिटल M इंटू एक्स बाय कैपिटल एल, वो क्या था? वो स्मॉल m था। तो इसका मतलब कैपिटल M अपॉन कैपिटल L क्या आ जा रहा है? स्मॉल m बाय x। तो इसको यहां पर हम लोग पुट कर देते हैं, क्योंकि पूरी इक्वेशन में मुझे स्मॉल m दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मुझे कैपिटल M थोड़ा चुभ रहा था, तो मैं लिख देता हूं इसे, ये हो जाएगा स्मॉल m a इज इक्वल टू स्मॉल m g माइनस स्मॉल m बाय x इंटू वी स्क्वायर। यहां से देखिए क्या हो जाएगा? m m और m, ये तीनों बड़े आराम से कैंसिल आउट हो गए। तो अपने पास फाइनल इक्वेशन क्या आई? वो आ गई a इज इक्वल टू g माइनस वी स्क्वायर अपॉन एक्स। तो ये अभी एक इक्वेशन तो हमारे पास आ गई। तो चलिए अब इस इक्वेशन को हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। इस इक्वेशन को देख करके ये चीज तो समझ में आ रही है कि एक्सेलरेशन ऑफ द चेन इज लेस देन g, है ना? अब हम लोग देखें अगर कि द सेकेंड टर्म ऑन द राइट हैंड साइड कैन बी सिंप्लीफाइड फर्दर, क्योंकि v स्क्वायर बाय x, है ना, वो किसके बराबर हो जाता है? 2f के बराबर इन द केस ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन f विद जीरो इनिशियल वेलोसिटी। तो इसका मतलब ये हो गया कि in the current problem the acceleration of the chain is constant and satisfies a is equal to g minus 2 times a, and from here we can get 3a is equal to g, and hence we have got a is equal to g by 3। क्लियर है? तो हम लोगों को ये मिल गया बड़े आराम से कि एक्सेलरेशन जो है वो एक क्या है? कांस्टेंट है, और उसकी वैल्यू कितनी है? g by 3। तो अब जरा सोचिए यहाँ पर कि कैसे हम लोगों ने एज्यूम किया कि यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही होगा। आपने पढ़ रखा है कि जैसे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर क्या होता था? 2as, राइट? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as पढ़ा था। तो उसमें जिस तरीके से एक्सेलरेशन किस पे एक तरीके से डिपेंड करता था? वी स्क्वायर अपॉन एस वाले टर्म में, तो वैसा ही कुछ रिलेशन यहाँ पर भी दिखता हुआ आ रहा था। और कांस्टेंट के ऐड सब्ट्रैक्ट होने से जो नेचर है ग्राफ का,
a एज अ फंक्शन ऑफ v स्क्वायर, उस नेचर में तो कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब क्लियरली हमें दिख रहा था इस इक्वेशन से ही कि यहाँ पर क्या होना पड़ेगा, एक्सेलरेशन को कांस्टेंट आना पड़ेगा, और v स्क्वायर अपॉन x, यहाँ पर x क्या है, डिस्टेंस मूव्ड एक तरीके से बाय द टिप ऑफ द चेन, जो कि शुरुआत में बिल्कुल होल के पास रख दिया गया था। और v स्क्वायर क्या है, उसने जो स्पीड गेन करी उसका स्क्वायर, तो v स्क्वायर अपॉन x उसको किसके बराबर आना था, 2 टाइम्स एक्सेलरेशन के बराबर। और ये जो f है वही तो एक तरीके से अपने को सवाल में कितना दिया हुआ है, a दिया हुआ है। तो यहाँ से a की वैल्यू जो कांस्टेंट आनी भी चाहिए थी वो आ भी गई, तो a की वैल्यू अपने को आ गई g/3। लेकिन बच्चों एक चीज का आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक्सेलरेशन ये जो आया है ये कब तक के लिए वैलिड होगा, ये सिर्फ तब तक के लिए वैलिड होगा जब तक की पूरी चेन क्या ना हो जाए, वर्टिकल। क्योंकि एक बार जब चेन वर्टिकल हो गई और इसका कोई भी हिस्सा जमीन पर हिट कर चुका है, तो उसके बाद अब ये इक्वेशन वैलिड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अभी जो हमने इक्वेशन लगाई थी उस पर, उसमें क्या देखा था कि सिर्फ और सिर्फ जो इस पे फोर्स लग रहा है वो कौन सा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, है ना। लेकिन अब जो है यहाँ पर चीजें बदलने वाली है, यहाँ पर जो चेन है उसका कुछ हिस्सा क्या हो गया, जमीन पर अब रखा हो गया है, और अब चीजों में चेंज आएगा। द काइंड ऑफ फोर्सेस दैट वी वर डीलिंग प्रीवियसली, दे आर गोइंग टू चेंज। पर कोई नहीं, पहले तो हम लोग ये निकाल लेते हैं कि ये वर्टिकल होने में कितना टाइम लगेगा, राइट। क्योंकि अपने को दो टाइम का समेशन चाहिए, T1 और T2। T1 कौन सा टाइम होगा, T1 वो टाइम है जब चेन का पहला पार्ट, एक जरा सा हिस्सा जो है यहाँ से हैंग करना चालू हुआ था, और फिर पूरी की पूरी चेन जो है वर्टिकल हो गई। तो T1 निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, T1 निकालने के लिए हम लोग देख रहे हैं कि ये जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा टिप ऑफ द चेन को, उसको ट्रेवल करना पड़ा लेटर से L, है ना। तो हम लोग यहाँ पर टाइम निकाल सकते हैं, और टाइम के लिए कौन सी इक्वेशन यूज करें, टाइम के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पर S कितना है, S तो L है, इट इज इक्वल टू U तो जीरो था इनिशियली, बस इसे छोड़ा गया था, हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन है g/3, और यहाँ से जो t आया उसको हम लोग t1 बोल देते हैं, तो t1 स्क्वायर। तो अपनी जो पहली टर्म आ गई t1, वो कितनी आ गई, वो आ गई अंडर रूट ऑफ 6L/g। तो ये हम लोग सवाल को सॉल्व करने के पहले लेवल तक पहुंच गए हैं। ये पहला टाइम है। अब कहानी कौन सी चालू होगी, अब कहानी चालू होगी कि हमारा कुछ हिस्सा जो है चेन का अब जमा हो गया है, और इस तरीके से चेन का कुछ हिस्सा अभी भी नीचे की तरफ गिर रहा है ना। तो चलिए इस पार्ट को अब सॉल्व करते हैं, और इस पार्ट का नाम है केस नंबर 2। चलिए, तो हमारी कैलकुलेशन इस मोमेंट से चालू हो रही जिस मोमेंट पर पहली बार इसने टच करा ग्राउंड को, है ना। तो इस मोमेंट पर आप मुझे बताइए कि वेलोसिटी पूरे के पूरी चेन की कितनी हो चुकी होगी। उस समय वेलोसिटी हो गई होगी, लेट अस से v1। तो v1 बराबर कितना हो जाएगा, a टाइम्स t1, करेक्ट। तो उस मोमेंट पर वेलोसिटी ऑफ द एंटायर चेन वाज v1 इज इक्वल टू at1। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ कि जो हिस्सा चेन का जो है ना ग्राउंड पर टकराया, वो तो इमीडिएटली रेस्ट पर आ गया, है ना। लेकिन जो बाकी हिस्सा है वो क्या करने लगा, वो तो फ्री फॉल ही कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे को ये दिया हुआ है कि जो टिप है ना, चेन की जो टिप है, टॉप मोस्ट टिप, वो इस समय ग्राउंड से कितनी दूर है, वो इस समय ग्राउंड से दूर है L डिस्टेंस से, है ना। L डिस्टेंस दूर है, और अगर सिर्फ इस टॉप मोस्ट टिप को देखें तो उसकी स्पीड कितनी हो गई, v1। और वो जब L डिस्टेंस नीचे आ जाएगी, तब हम लोग कहेंगे कि पूरी की पूरी चेन क्या हो गई, पूरी की पूरी चेन जो है अब जमीन पर आ चुकी है, करेक्ट। तो ये वाला पार्ट तो बहुत ही ज्यादा आसान हो गया, क्योंकि एक तरीके से टिप ऑफ द चेन के फ्री फॉल का टाइम निकालना है। पिछले पार्ट में क्या था, एक्सेलरेशन वाज g/3, लेकिन इस बार क्या होगा, इस बार जो भी हवा में पार्ट है उसका एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ g होगा, वो फ्री फॉल कर रहा है, करेक्ट है। क्योंकि नीचे वाला पार्ट सिंपली जमा होता जा रहा है, वो उसे खींच नहीं रहा है, क्लियर है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो टिप है, अगर सिर्फ उसको देख करके कैलकुलेशन करें तो भी हमारा जवाब आ सकता है। सो आई विल राइट कि
S is equal to L है, that is the distance that the topmost tip of the chain has to cover. Apart from that, initial velocity उसकी कितनी है? Initial velocity उसकी v1 है. तो अपने को S पता है, U पता है और acceleration भी पता है. Acceleration किस acceleration से ये नीचे आ रहा है? G से नीचे आ रहा है. मैंने obvious है कि downward direction को क्या माना है? Positive माना है. तो हम लोग बड़े आसानी से यहाँ पर इक्वेशन लगा सकते हैं. S is equal to ut, इस टाइम को बोल देते हैं t2, ut प्लस हाफ a t2 का स्क्वायर. अब ये अपने को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी बनती हुई दिखाई दे रही है. इसमें चलिए v1 की वैल्यू पुट कर देते हैं. v1 बराबर कितना आना था? a t1 आना था. और यहां पर जो a था, है ना, ये a कौन सा था? पिछले पार्ट वाला a था, जो कि जिसकी वैल्यू थी g/3. और टाइम हमने कितना निकाला था? टाइम हमने निकाला था अंडर रूट ऑफ 6L/g. एक बार चेक कर लेते हैं. टाइम, हाँ, अंडर रूट ऑफ 6L/g था. तो चलिए इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. अपने पास इक्वेशन है L इज इक्वल टू V1 की वैल्यू कितनी रख दें? V1 की वैल्यू रख देंगे g/3 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ 6L/g प्लस हाफ g t2 का स्क्वायर. एक t2 यहाँ रह गया, यहाँ भी t2 आएगा ना, t2. तो अपने को चलिए देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनती हुई दिखाई दे रही है. इक्वेशन बन गई हाफ g t2 स्क्वायर प्लस g/3 अंडर रूट ऑफ 6L/g इंटू t2 माइनस L इक्वल टू 0. तो चलिए t2 की वैल्यू यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं. t2 की वैल्यू क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके कितनी आ जाएगी? t2 बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ b यहाँ पर हो जाएगा g/3 अंडर रूट ऑफ 6L/g माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर. कितना हो जाएगा? b स्क्वायर हो जाएगा g स्क्वायर बाय 9 6L/g b स्क्वायर माइनस 4ac. तो ये हो जाएगा प्लस 4L हाफ ऑफ g, राइट. तो यहां तक तो आ गया माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसको डिवाइड करना होगा अपॉन 2a से, जो कि हो जाएगा 2 इंटू g/2. करेक्ट है. तो अब इसको अगर फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करें तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर कैंसिल आउट होती हुई दिख रही है. 3 2 6, 3 3 9, और यहाँ पर 2 2 4 हो गया, है ना. और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है. तो चलिए इसको और आगे ले जाते हैं. अगर और फर्दर देखें तो t2 बराबर कितना रहा है. तो यहाँ पर एक और चीज समझ में आ रही है कि अपने को प्लस लेना होगा. क्यों? क्योंकि वरना तो टाइम नेगेटिव आ जाएगा. तो ये कितना आ गया? ये आ गया अंडर रूट ऑफ g/3 को क्यों ना अंदर ही ले लें, है ना. तो g/3 को अगर अंदर ले लेते हैं तो ये बन जाता है अंडर रूट ऑफ 6, और ये 9 है. तो 3 2 6, 3 3 9 Lg प्लस, है ना, यहाँ पर बाहर माइनस है, यहाँ पर प्लस आएगा अंडर द रूट ऑफ, ये कितना आ जाएगा? यहाँ पर 2g/3 इंटू L प्लस ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा सिंपली 2Lg, और पूरे को डिवाइड करना है g से, राइट. यहां तक भी समझ में आ रहा होगा. अब जरा इसको और सिंप्लीफाई करें. ये बन जाएगा कितना? ये हो गया 6/3 प्लस 2/3 मतलब 8/3. तो ये हो गया अंडर द रूट ऑफ 8g/3 माइनस अंडर रूट ऑफ 2gl/3 होल डिवाइडेड बाय g, राइट. अब इसको अगर और देखें, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एक तरीके से √8 को क्या लिख सकते हैं? 2√2. करेक्ट. तो 2√2 में से √2 जा रहा है, तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा, मैं आपको करके दिखा देता हूं. ये बन जाएगा 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 2gl/3 माइनस 1 टाइम अंडर रूट ऑफ 2gl/3 होल डिवाइडेड बाय g, है ना. तो इसको अगर सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 2 - 1 1. तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ g को भी हम ले लेंगे अंदर, तो ये हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ 2L/3g, राइट. तो ये हमारा आ गया t2.
तो आपने देखा कि हमने T1 तो ऑलरेडी निकाल रखा था, अब T2 भी हमने निकाल लिया। ये T2 कौन सा टाइम है? ये टाइम है जब टॉप मोस्ट टिप ऑफ द चेन भी कहाँ पहुंच जाए? ग्राउंड पर। तो फाइनली अब हमें समझ में आ रहा है कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा। हमारा जो टोटल आंसर है वो हो जाएगा T1 प्लस T2। T1 था अंडर रूट ऑफ 6L/g और T2 आ गया अंडर रूट ऑफ 2L/3g। राइट, अब तो सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। तो हमने देखा कि पहला जो टाइम आया वो किस तरीके से आया था, उसमें एक्सेलरेशन जो है वो g से कम आया था और एग्जैक्टली इट वाज इक्वल टू g/3। और दूसरे केस में तो फ्री फॉल कर रहा था पूरा का पूरा जो हैंगिंग पार्ट था चेन का। तो टोटल टाइम जो है जब आप सूटेबल वैल्यूज भरेंगे एल और जी की, जो मैंने सवाल में ही दे रखा है, तो जो आपका जवाब है वो मैंने कैलकुलेट किया, वो आ रहा है 1.04 सेकेंड। क्लियर है? ये रहा हमारा जवाब। तो चलिए, आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। इन केस यू हैव एनी क्वेरीज, feel free to contact me. I have given my contact number at the beginning. See you tomorrow with a different question of the day. Till then, keep practicing.